हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले मुझे फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका न तो कोई फिक्स शेप होता है, न ही कोई फिक्स साइज होता है। जिस भी कंटेनर में भरे जाते हैं उसी का ही शेप फ्लूइड ले लेते हैं। मतलब नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स साइज। न ही कोई फिक्स शेप होता है, न ही कोई फिक्स साइज होता है। टेक द shape of the container in which they are placed, जिसमें वो प्लेस किए जाते हैं उसी का ही वो शेप ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लूइड को पढ़ने से पहले, फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि डेंसिटी हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं डेंसिटी के बारे में, लिक्विड की डेंसिटी के बारे में। लिक्विड की डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। इसको रो से डिनोट किया जाता है। इसको समझने से पहले मैं कोई एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कि कोई कंटेनर है, दो कंटेनर हैं जिनका कि वॉल्यूम सेम है। मान लो इसमें एक लिक्विड भरा है जिसके पार्टिकल्स ऐसे हैं, और इसमें एक लिक्विड भरा जिसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सेम वॉल्यूम में यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। यहां पर पार्टिकल्स के बीच गैप कम है, यहां पार्टिकल्स के बीच गैप ज्यादा है। तो बोला जाएगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ऐसा बोला जाएगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसको मटेरियल 1 मान ले, इसको मटेरियल 2 मान ले, तो बोला जाएगा ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास है, यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं। इसके मतलब आपके दिमाग में बोल जैसे आइडिया तुरंत हिट हो जाना चाहिए। एक पॉइंट, जैसे किसी की डेंसिटी ज्यादा है और किसी की डेंसिटी कम है, तो आपके दिमाग में तुरंत पॉइंट हिट हो जाना चाहिए। इसके पार्टिकल्स पास पास होंगे और जिसकी डेंसिटी कम है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। सेम वॉल्यूम में यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसका मास भी कम हो जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा। अब डेंसिटी को डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें हम बताएंगे। डेंसिटी को डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मान लो कि मैं बात करूं मास की। मास क्या होता है? जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसके पास मास होता है। मास की एसआई यूनिट होती है केजी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया गया, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की एसआई यूनिट केजी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो इसकी टोटल जो एसआई यूनिट डेंसिटी की हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसकी डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं, इसके मैं डायमेंशनल फार्मूला की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है केजी। अगर मैं बात करूं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m एंड इसका हो जाएगा एल क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी हो जाएगा ml माइनस 3 हो जाएगा, ml माइनस 3 हो जाएगा डेंसिटी। अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड क्या होता है ये जाना, फ्लूइड की वन ऑफ द प्रॉपर्टी डेंसिटी के बारे में जाना। अब आगे चलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में जानते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी या इसको ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या इसको ही बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको ही अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं ये कैसे डिफाइन किया गया, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी से डिनोट करेंगे। अगर मैं एस जी की बात करूं तो ये कैसे डिफाइन किया गया? मान लो कोई मीडियम है, उसकी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी, तो कैसे बताएंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसा कि टर्म रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिव लगा हुआ है, तो रिलेटिव से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसी न किसी रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ पर वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड माना जाता है, वाटर को ही स्टैंडर्ड लिक्विड माना जाता है। स्टैंडर्ड लिक्विड या फ्लूइड, वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। उसके रिस्पेक्ट में ही बताई जाती है कौन चीज कितनी भारी है।
वाटर के रिस्पेक्ट में बताएगा, पता चलेगा कौन सी कितनी वाटर से भारी है, कौन सी वाटर कितनी चीज वाटर से हल्की है, ये बताएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे मैंने कहा, मान लो किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी x है, तो ρm अपॉन रो w, मतलब ρm इज इक्वल टू x इंटू रो w, x इंटू रो w। तो x इंटू रो w की बात करें, रो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, या तुम कह सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, इतनी होती है वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, जब आपको बोला गया कि किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी x थी तो उसकी डेंसिटी कितनी है, 1000x, 1000x। तो मतलब जैसे ही आपसे बोला है किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी x है, तो तुरंत आपके दिमाग में पॉइंट आ जाना चाहिए कि उसकी डेंसिटी में मीडियम की कितनी होगी, 1000x होगी। मान लो मैं कहूँ किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत पॉइंट आ जाना चाहिए कि उस मीडियम की डेंसिटी होगी 2000 kg पर मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अभी बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स वाटर के होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्रेशर, प्रेशर की सबसे पहले बात करता हूं, प्रेशर कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, प्रेशर यूनिट्स की बात करूं तो प्रेशर यूनिट्स होती हैं पास्कल, एटीएम या बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं पास्कल की बात करूं, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एक एटीएम की बात करूं तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतनी एक एटीएम प्रेशर हमारे सर पर हमेशा होता है, एक एटीएम प्रेशर जो होता है हमारे सर पर हमेशा इतना ही प्रेशर रहता है, हमारे सर के ऊपर हमेशा इतना प्रेशर रहता है। अगर मैं बात करूं प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर को डिफाइन कैसे किया गया, प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया, अगर डेफिनेशन ऑफ प्रेशर की हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को डिफाइन किया गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर डिफाइन, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो आता है वो कैसी क्वांटिटी आता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं, सपोज मैं दो तरीके से आपको समझाता हूं, पहले समझाने की कोशिश करता हूं, दो तरीके से प्रेशर को समझाने की कोशिश करता हूं। प्रेशर मान लो कि दो तरीके के, एक पहला केस है जिसमें कि फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं बात करूं फोर्स F, मान लो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं बात करूं इस सरफेस पे कितना प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बोल देंगे इतना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। अब ऑन अदर हैंड अगर मैं बोलूं केस 2 में बोलूंगा मैं, इफ फोर्स इज ऑब्लिक टू द सरफेस, इफ फोर्स इज ऑब्लिक टू द सरफेस, देन इफ फोर्स इज ऑब्लिक टू द सरफेस, देन तब क्या होगा, अगर फोर्स सरफेस के ऑब्लिक लग रहा है तब क्या होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, फिर से सरफेस एरिया, ये फोर्स F है। अब जो तुम प्रेशर लिखोगे क्या लिखोगे, प्रेशर इज इक्वल टू F cos थीटा अपॉन A लिखोगे, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A cos थीटा लिखोगे। अगर देखते हैं
जरा नॉर्मल थिंकिंग से सोचिए कि जब प्रेस यहाँ पर देख रहे हो, जब फोर्स तुम वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पे लगाओगे तो एक लॉजिकल है कि प्रेशर ज्यादा आएगा, जब तुम ऑब्लिक लगाओगे तो प्रेशर कम आएगा। ये तो नॉर्मल थिंकिंग बता रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इस वाले में देखो, जब नीचे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है, तो ये वाला जो प्रेशर है यहाँ पर, ये इस प्रेशर से ज्यादा आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो प्रेशर का फॉर्मूला इससे, प्रेशर इससे कम आना चाहिए, तो प्रेशर इससे कम आना चाहिए, यही वाली बात सही है, F cos थीटा अपॉन A। तो बेसिकली F cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। F cos थीटा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखना प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया। अब देखना प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया। प्रेशर को ऐसे डिफाइन किया गया, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज perpendicular to the surface divided by magnitude of surface area, magnitude of surface area। मतलब P is equal to perpendicular force divided by the magnitude of surface area। This is the actual definition of the pressure। This is the actual definition of the pressure। अगर मैं बात करूं फ्लूइड की स्टडी के बारे में बात करूं, अगर मैं आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहा हूं तो फ्लूइड की स्टडी में बात करूं तो फ्लूइड की स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है और जब फ्लूइड मूविंग में होता है, जब फ्लूइड चल रहा होता है और फ्लूइड रुका हुआ होता है। तो दो तरीके की स्टडी होती है, जब फ्लूइड चल रहा है और एक फ्लूइड रुका हुआ है। जब फ्लूइड चल रहा होता है तब उसको स्टैटिक फ्लूइड मानते हैं, जब फ्लूइड चल रहा होता है तब उसको मूविंग फ्लूइड मानते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो किसी बाल्टी में पानी भरा और मैं बाल्टी लेके दौड़ने लगा, तो फ्लूइड स्टैटिक कंसीडर होगा, डायनेमिक कंसीडर नहीं होगा, फ्लूइड मूविंग कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि बाल्टी लेके मैं दौड़ रहा हूँ, फ्लूइड नहीं दौड़ रहा, दौड़ मैं रहा हूँ, तो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में ही कंसीडर होगा। फ्लूइड किस में कंसीडर होगा? स्टैटिक ही कंसीडर होगा। फ्लूइड की स्टडी के लिए बात करें, फ्लूइड की स्टडी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्टैटिक और सेकंड वन इज द मूविंग। इसमें क्या करेंगे हम? प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे। दौड़े, अगर दौड़ने लगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो फ्लूइड के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में दौड़ने लगे लेके तो फ्लूइड के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, हॉरिजॉन्टल दौड़ने लगे तो उसके लेवल में क्या चेंज होगा और कितना प्रेशर कहाँ पर हो जाएगा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जब फ्लूइड मूविंग होगा तब हम बर्नौली इक्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ किसी कंटेनर में मान लो कुछ फ्लूइड भरा है, कुछ H हाइट तक फ्लूइड भरा है, कुछ H हाइट तक किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा है, मान लो इसकी डेंसिटी 2 है। तो किसी ने पूछा बताइए फ्लूइड के बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा, जो जिस कंटेनर में भरा है उस कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। बेसिकली जो फ्लूइड का प्रेशर बॉटम पे होगा वो वही प्रेशर होगा जितना कि फ्लूइड का वेट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, डिवाइडेड बाय द कंटेनर का सरफेस एरिया। डिवाइडेड बाय द जो कंटेनर है उसका सरफेस एरिया जो होगा वो कंटेनर का सरफेस एरिया और इतना जो लिक्विड जो अपना वेट लगाएगा उसका वेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। मतलब जब लिक्विड इसके ऊपर वेट एक्सर्ट करेगा तो बदले में ये कंटेनर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऑब्वियस है। जब ये इस पर वेट अपना फ्लूइड एक्सर्ट करेगा तो कंटेनर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और दैट नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली हमने क्या बताया था, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। यहाँ पर फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, n अपॉन a, n है mg के बराबर डिवाइडेड बाय a। अगर मैं mg को देखूं तो मास कितना, इस वाले टोटल फ्लूइड का मास कितना होगा? मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो? सरफेस एरिया इनटू हाइट के बराबर। मतलब इसका सरफेस एरिया कितना है और हाइट कितना है उसके बराबर ही वॉल्यूम होगा, रो इनटू a इनटू h के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं
रो इंटू ए इंटू एच के बराबर हो जाएगा, इसका मास बराबर हो जाएगा। अब मैं प्रेशर निकाल दूं तो रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए से ए उड़ जाएगा तो प्रेशर आएगा रो जी एच, प्रेशर आएगा रो जी एच। चूंकि ये तो प्रेशर आया बॉटम पे कितना प्रेशर हुआ है, लेकिन इसके ऊपर पहले से भी प्रेशर एटमॉस्फेयर वाला जो कि हमारी खोपड़ी पर भी होता है, कंटेनर में फ्लूइड रखा है तो कंटेनर में भी जो टॉप सरफेस होगा उसके ऊपर भी लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर यहाँ बॉटम पे कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर बॉटम पे हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। जो टोटल बॉटम पे प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा। इसके मतलब अगर किसी कंटेनर में एच हाइट तक पानी भरा है तो उसके बॉटम पे प्रेशर हमेशा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर होगा। अब बात करते हैं, ये प्रेशर की बात हो गई, अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। जैसा कि पैराडॉक्स शब्द बता रहा है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जैसा तुमको लग रहा है वैसा एक्चुअली में है नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि एक कंटेनर ऐसे है और एक कंटेनर ऐसे है, इसमें सेम हाइट तक दोनों में लिक्विड भरा हुआ है, जितना इसमें भरा हुआ है उतना ही इसमें सेम हाइट तक दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। ये एच हाइट तक इसमें भी भरा हुआ है और एच हाइट तक इसमें भी भरा हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर 3 पॉइंट है, मान लो ए बी सी, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमने कहा फाइंड आउट द प्रेशर एट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो तुमको देखने में लग रहा होगा कि कंटेनर जो लिक्विड भरा वो वेट एग्जर्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक वेट तुमको कम लग रहा होगा, यहाँ पर तुमको हाइट ज्यादा दिख रही होगी, यहाँ पर भी हाइट कम दिख रही है, यहाँ पर तो तुमको लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रेशर बी पर होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रेशर जितना होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर भी प्रेशर होगा। क्योंकि अगर प्रेशर कम ज्यादा होता, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा जाता, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता, तो बेसिकली होता क्या, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड ट्रेवल करने लगता, लेकिन एक्चुअली में फ्लूइड क्या ट्रेवल करता है? नहीं। अगर नहीं करता तो इसके मतलब यहाँ प्रेशर सेम हो जाएगा। तो सेम कैसे हो जाएगा? हाइट तो यहाँ अलग है, तो सेम कैसे हो जाएगा प्रेशर? यहाँ का प्रेशर सेम कैसे हो जाएगा जब हाइट अलग अलग है? देखिए कैसे हो जाएगा। मान लो ये कंटेनर में पानी ऐसे भरा हुआ था, बॉल्स ऐसे थी। अगर बॉल्स ऐसे नहीं, मान लो नहीं हो, तो क्या पानी ऐसे फैल जाएगा? हाँ बिल्कुल फैल जाएगा। अगर बॉल्स नहीं होगी तो पानी ऐसे फैल जाएगा। इसके मतलब कंटिन्यूअसली पानी वाटर है, पानी है दीवार पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगा रहा है। इसके मतलब दीवार भी बदले में एक फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि अगर ये पानी नहीं, अगर ये दीवारें नहीं होती तो पानी फैल ऐसे पानी बह जाता बाहर की तरफ। अगर ये दीवारें नहीं होती पानी बह जाता बाहर। इसके मतलब पानी बराबर बहना चाह रहा है, लेकिन रोक कौन रहा? दीवार रोक रही है। इसके मतलब पानी दीवार के ऊपर लगातार एक प्रेस फोर्स लगाएगा और उसके बदले में दीवारें भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगी जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से थीटा एंगल बना रहा, तो इसका एक कंपोनेंट n cos थीटा होगा। क्योंकि ये वाला पानी का वेट यहाँ पर कम था, एडिशनल फोर्स और आ गया जो कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा था, उसको इसने काउंटर बैलेंस कर दिया। इसीलिए यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पर लग रहा है, उतना ही फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। जब ये फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएगा, यहाँ का तीनों, क्योंकि यहाँ पर चूंकि कम वेट था तो ज्यादा वेट किसकी वजह से और फोर्स किसने दे दिया? नॉर्मल रिएक्शन ने फोर्स दे दिया। ऐसे यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे देगा, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे देगा। तो यहाँ का प्रेशर, क्योंकि यहाँ का फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल यहाँ का फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल सब बराबर होंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इन चीजों को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। नॉर्मल रिएक्शन इन चीजों को बैलेंस करेगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर भी बॉटम के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा,
इसके मतलब चाहे शेप कुछ भी हो, अगर सेम हाइट तक पानी भरा है, इसके मतलब चाहे कुछ भी शेप हो, शेप कुछ भी हो, बट अगर सेम हाइट तक पानी सेम हाइट तक पानी भरा है, शेप कुछ भी हो, तो बॉटम के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। मतलब यहाँ पर भी प्रेशर जितना होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, उतना ही प्रेशर, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर इसके मतलब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन height, not depends on the shape of the container. Pressure only depends on the height, not depends on the shape of the container. ऐसा हमारे दिमाग का इल्यूजन था कि अगर बहुत पतली ट्यूब है तो उसके बॉटम पे प्रेशर कम होगा, और बहुत बड़ा ट्यूब है जैसे यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ऐसा नहीं है, प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द कंटेनर, नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। इसके मतलब जो चीज हमको लग रही थी वो बात है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। थैंक यू।